साल 1961 जब नासा अपने घुटनों पर चलने की कोशिश कर रहा था, तब सोवियत रशिया स्पेस में छलांग भी लगा चुका था, वो भी एक इंसान यूरी गैगरिन को लेकर। पर अगर रशिया इस स्पेस रेस में इतना आगे चल रहा था, तो उसके लिए चांद पर कदम रखना इतना मुश्किल क्यों था कि रेंगते हुए नासा 1969 में उससे पहले इंसान को लेकर चांद तक पहुंच गया। I mean, doesn't that sound fishy? Well, कुछ लोगों का मानना है that it indeed is kind of fishy, क्योंकि उनके अनुसार रशिया अमेरिका से बहुत पहले ही चांद तक पहुंच चुका था, बस उसने कभी इन मिशंस की जानकारी लोगों के सामने रिवील नहीं की। लेकिन आखिर क्यों? क्या इसीलिए कि रशिया उस वक्त सीक्रेटली स्पेस में अपने कैनन्स या टॉप टेस्ट किया कर रहा था, जैसे उसने जनवरी 24, 1975 के दिन किया था? क्योंकि ऐसा करना टेक्निकली यूएन की 1967 इंटरनेशनल आउटर स्पेस ट्रीटी के बिल्कुल खिलाफ है। वेल, ये कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिन्हें आज हम विस्तार में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और बने रहिए अंत तक हमारे इस वीडियो में, जिसका टाइटल है द डार्क सीक्रेट्स ऑफ रशियन स्पेस एजेंसी। The Russian Secret Moon Landing 16 जुलाई 1969। एक तरफ जहां नासा के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने साथियों के साथ मून के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय उनसे 3 दिन पहले निकला रशिया का लूना 15 स्पेसक्राफ्ट ऑलमोस्ट चांद तक पहुंच भी चुका था। पर फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि चांद पर पहला कदम रखने वाला इंसान एक अमेरिकन बना? सोवियट्स ने अमेरिका के साथ चल रही अपनी कॉम्पिटिटिव कोल्ड वॉर के चलते बहुत सारे सीक्रेट मून मिशंस नेम्ड लूना मिशंस कंडक्ट किए थे, जिनमें से 15 तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के मून लैंडिंग से पहले किए जा चुके थे। इन मिशंस में सोवियट्स का बस एक ही मोटिव था कि कैसे भी करके यूएस से पहले चांद पर लैंड करना है, जो उन्होंने लूना 9 और लूना 13 स्पेसक्राफ्ट के जरिए 1966 में ही अचीव कर लिया था। बट वेट, फिर अमेरिका को मून लैंडिंग में 3 साल पीछे छोड़ने वाला रशिया बाद में खुद ही अमेरिका से पीछे कैसे रह गया? कहीं ये अमेरिकन्स द्वारा फैलाई गई एक अफवाह तो नहीं है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून? वेल, रशिया के लूनर मिशंस के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है, उससे तो यही व्यतीत होता है कि रशिया एक्चुअली में लूनर मैन्ड मिशंस के मामले में यूएस से पीछे छूट गया था, और इसकी वजह थी टू मच टाइम इन्वेस्टेड इन कंडक्टिंग ट्रायल्स। और टाइम किसी के लिए कहां रुकता है, यानी अगर आपने इसकी वैल्यू नहीं की तो टाइम तो जाता ही है, उसके साथ साथ आने वाली बेस्ट अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास आकर बिना दरवाजा खटखटाए निकल जाती है। तभी तो 2018 में 92% फीमेल और 82% मेल वर्कर्स 9 और 10 घंटे की नौकरियां कर सिर्फ और सिर्फ 10,000 पर मंथ की सैलरी लेकर घर जा रहे थे, वो भी ऐसे जॉब्स करके जहां पर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और शायद इन ऐसे ही किसी अनचाहे जॉब और जरूरत से कम सैलरी के पीछे भागते हुए आपकी भी लाइफ कट रही है ना? पर अब टाइम और सिचुएशन बदल गए हैं और आपको टाइम का सही इस्तेमाल करने का एक मौका फिर से मिला है, और इस मौके का नाम है अनअकैडमीज री-लेवल, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री री-लेवल टेस्ट देना है और खुद की काबिलियत को सही करना है। और ऐसा करते ही आप हायरिंग कंपनीज के पीछे नहीं, क्रेड, मीशो, ग्रो और कू जैसी $1 बिलियन कंपनीज आपके पीछे जॉब लेकर आपको जॉब ऑफर करने के लिए भागेगी, वो भी 15 लाख जितनी सैलरी पैकेज के साथ। तो अगर आपको भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है जो 15 लाख तक के पैकेजेस ऑफर करती है, और इसके लिए आपको बस ऑनलाइन टेस्ट में 70% मार्क्स सिक्योर करना है और आपकी री-लेवल प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, और इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए दर बदर फिरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी बड़ी कंपनीज खुद आपके दरवाजे पर अपॉर्चुनिटीज की दस्तक लेकर दौड़ती भागती है, जैसे इन दोनों के पास आई थी। और इन दोनों ने स्कोर किया मोर देन 70% स्कोर, हिप्टो कंपनी में एज अ बैकएंड इंजीनियर के रोल पे ज्वाइन किया, और इन्हें मिल पाया पैकेज ऑफ अप टू 28.5 LPA। अब अगर आप भी अपने ड्रीम जॉब को बिना अनवांटेड जॉब्स की रेस में भागे इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए पाना चाहते हो, तो री-लेवल आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। इसकी लिंक मेरे वीडियो के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर आप मोर देन 70% स्कोर करते हो तो री-लेवल आपको एज अ गिफ्ट मैकबुक और आईफोन भी देता है। तो सोचना कैसा, अभी जाओ और रजिस्टर करो री-लेवल पर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चलिए बात करते हैं वापस रशिया की। हम कहां पर थे? सोवियत रशिया की इकोनॉमी 50s और 60s के समय डिक्लाइन पर चल रही थी, और इसीलिए उस समय वो अमेरिकन से जीतने के लिए जितने भी मून मिशंस कंडक्ट कर रहे थे, वो एक्चुअली में इंडियंस की तरह जुगाड़ पर ही बेस्ड थे, ताकि कम दाम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स निकल सके। लेकिन चांद जैसे एक अननोन टेरिटरी पर कदम रखने के लिए उन्हें चांद के सरफेस की जितनी हो सके उतनी ज्यादा जानकारी होनी थी।
so that उनके सस्ते टेक्नोलॉजी को चांद पर लैंड करने में कोई दिक्कत ना आए और जान माल की हानि को कम से कम रखा जा सके। और इसीलिए उन्होंने अपना पहला लूनर मैन्ड मिशन कंडक्ट करने से पहले चांद की दिशा में कई अनमैन्ड मिशंस कंडक्ट किए, जिसका फायदा नासा ने उठाया और कम नंबर ऑफ टेस्ट मिशंस करके अपने पहले इंसान को चांद पर पहुंचाया। लेकिन क्या सोवियत रशिया ने सच में उस पूरे दशक में सिर्फ ट्रायल मिशन ही किए थे? क्योंकि सोवियट्स की हमेशा से एक ही हिस्ट्री रही है कि वो अपनी यूएस के साथ चल रही राइवलरी के चलते अपने फेलियर्स को छुपाते हैं और ज्यादातर सिर्फ अपने सक्सेसफुल मिशंस को ही दुनिया के सामने रिवील करते हैं, which might be out of international shame। रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस, जो पहले सोवियत स्पेस प्रोग्राम के नाम से जानी जाती थी, उसका जन्म नासा से भी पहले हुआ था और इसीलिए रशिया के लिए यह लाजमी था कि वो यूएस के अगेंस्ट अपनी इस बढ़त को बनाए रखे, because it is a matter of pride for a country to be the first in various aspects, जैसे कि first space probe to impact the moon, first flyby and image of the lunar far side of the moon, first soft landing on the lunar surface, first lunar orbiter, the first circumlunar probe to return to earth और ऐसे बहुत कुछ रिकॉर्ड्स। So what if आप स्पेस रिसर्च में एक सुपर पावर माने जाते हो और आपके लगातार स्पेस मिशंस फेल हो रहे हैं? I mean, क्या इससे सोवियट्स की समाज में इज्जत कम नहीं हो जाती, स्पेशली जब सबकी आंखें उन पर ही गड़ी हुई हो? ऐसे सिचुएशन में आपके दुश्मन आपके टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स को आपकी कमजोरी समझ सकते हैं और इसीलिए अर्ली 1950 से ही सोवियत रशिया अपने ज्यादातर मिशंस को सीक्रेट ही रखते आ रहा है ताकि वो अपने मिसहैप्स को छुपा सके और दुश्मन को हर समय इस कंफ्यूजन में रख सके कि कहीं रशियंस उनसे टेक्नोलॉजी में आगे तो नहीं। इनफैक्ट जब यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने तब भी कई वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने यह दावा किया था कि यूरी गैगरिन वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन। उनसे पहले भी ऐसे कई रशियन एस्ट्रोनॉट्स रहे हैं जो स्पेस में जा चुके थे या जाने वाले थे, लेकिन किसी न किसी दुर्घटना के कारण उनकी मौत हो गई थी। पर इन इंसानों की बलि चढ़ाने से पहले ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी जानवर पर स्पेस फ्लाइट्स के ट्रायल्स ना किए गए हो? क्योंकि हमेशा से ही इंसान जानवरों पर पहले एक्सपेरिमेंट्स करता है और उस एक्सपेरिमेंट के जानवर पर पड़ने वाले इफेक्ट को स्टडी करके उसे इंसानों पर ट्राई करता है। तो क्या सोवियट्स ने भी यूरी से पहले किसी जानवर पर छुरी चलाई थी? Well, yes, Laika, female dog who sacrificed her life for the Russian space agency। साल 1957 में सोवियट्स ने मॉस्को शहर की सड़कों पर घूमती हुई एक मासूम सी फीमेल स्ट्रे डॉग को अपने स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट में डालकर लॉन्च किया था, वो भी बस एक टाइम के खाने और 7 दिन के ऑक्सीजन के साथ। इस एक्सपेरिमेंट से रशियंस बेसिकली ये समझना चाहते थे कि स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशंस का एक जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर यह मिशन कभी उसे जिंदा वापस लाने के लिए तो था ही नहीं। ये मिशन शुरू से ही एक सुइसाइडल मिशन था जिससे ऑफ कोर्स लाइका बिल्कुल बेखबर थी। इस मिशन के अंतर्गत रशियंस का प्लान था कि लाइका को 7 दिन के लिए अर्थ के ऑर्बिट में भेजकर टेस्ट किया जाए और उसके शरीर में आने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन लाइका की स्पेस लाइफ 7 दिन तो क्या 7 घंटे तक भी नहीं टिकी, क्योंकि लॉन्च के कुछ ही समय बाद स्पुतनिक 2 के कूलिंग सिस्टम्स खराब हो गए और ओवरहीटिंग के चलते लाइका की मौत हो गई। अब वैसे तो ये काफी ट्रैजिक घटना थी, पर इसमें गौर करने वाली बात तो ये है कि लाइका की मौत का एक्चुअल रीजन और उसके मौत का एक्चुअल टाइम लेट 90s तक दुनिया को बताया ही नहीं गया था। इस मिशन के अंतर्गत सोवियट्स का पहला ये प्लान था कि लाइका को वापस सही सलामत पृथ्वी पर लाया जाएगा, लेकिन सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव ने मिशन को अपनी कंट्री के सबसे इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन यानी 40th एनिवर्सरी ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन के पहले करने का प्लान किया था और इसीलिए उसने स्पुतनिक 2 को 4 हफ्तों में ही बनाने का ऑर्डर दे दिया, जिसका मतलब था सीरियस कॉम्प्रोमाइज विद लाइका's लाइफ। लेकिन लाइका को बिना सेफ्टी प्लानिंग के स्पेस में भेजना इकलौता इरेशनल डिसीजन नहीं था जो रशियन स्पेस एजेंसी ने लिया था। उनके द्वारा अभी और कांड होने भी बाकी थे। द सीक्रेट सोवियत स्पेस कैनन। यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली ने 1967 में ही एक आउटर स्पेस ट्रीटी पास की थी फॉर पीसफुल इंटरनेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस। इस आउटर स्पेस ट्रीटी के आर्टिकल 4 में ये साफ लिखा था कि स्पेस को किसी भी तरह से वेपनाइज करना इलीगल माना जाएगा। पर क्या आपको पता है वन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन यानी रशिया खुद सीक्रेटली इस इंटरनेशनल ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा था। लेकिन आखिर क्यों?
वेल 1950 से ही सोवियत रशिया और यूएस इन दोनों ही सुपर पावर्स ने आउटर स्पेस का इस्तेमाल अपने पर्सनल वॉर्स के प्लेग्राउंड के तौर पर करने की कोशिश की थी और इसी को रोकने के लिए आउटर स्पेस ट्रीटी फॉर्मुलेट की गई, लेकिन ये दोनों ही देश अपनी हरकतों पर रोक लगाने के लिए रेडी नहीं थे। इन दोनों ने बस इतना किया कि जो पहले खुलेआम हो रहा था उसे सीक्रेटली करना शुरू कर दिया, जैसे कि 1960s के डेकेड में चला यूएस एयरफोर्स यूसैफ का मैन्ड ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी स्पेस मिशन, जिसके अंतर्गत सोवियट्स पर स्पाई करने के लिए एक मिलिट्री स्पेस स्टेशन को अर्थ की ऑर्बिट में सेट किया जाना था। लेकिन सोवियट्स को पहले से ही अमेरिका के सीक्रेट मिशन की भनक लग चुकी थी और इसीलिए उसने भी अमेरिकन्स को मजा चखाने के लिए एल्मास नाम के अपने खुद के स्पेस स्टेशन प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर दिया, बट विद अ डिफरेंट प्लान। सोवियट्स ने अमेरिकन्स की तरह इस मिशन को सीक्रेट नहीं रखा, बल्कि इसे एक नॉर्मल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चलाए गए सिविलियन मिशन के तौर पर रिवील किया, ताकि किसी को उन पर शक ना हो। वो बात और थी कि ये कोई सिविलियन स्पेस स्टेशन नहीं होने वाला था। इनमें टेक्निकली 23 मिलीमीटर गन कैनन्स माउंट किए जाने थे टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम अमेरिकन्स। आखिर इस प्रोग्राम के अंतर्गत सोवियट्स ने ऐसे 3 मिलिट्री स्पेस स्टेशंस लॉन्च किए बाय द नेम ऑफ सैल्यूट 2, सैल्यूट 3 और सैल्यूट 5, और 24 जनवरी 1975 के दिन उनमें से सैल्यूट 3 पर लगी R-23M कार्टेक कैनन को सक्सेसफुली टेस्ट फायर भी कर लिया गया। अब उस समय रशियंस ने पहले तो इस कैनन टेस्ट की लाइव फुटेज को काफी शान से रिलीज किया था, लेकिन फिर इस टेस्ट के बाद कुछ ही घंटों में वो फुटेज गायब हो चुकी थी। इस टेस्ट के बाद सोवियट्स ने आगे के अपग्रेडेड एल्मस मिशंस में कभी कैनन्स को शामिल नहीं किया, लेकिन उन्हें अमेरिकन्स को इनडायरेक्ट मैसेज देना था, वो उन्होंने बिना कुछ बोले यानी सीक्रेटली ही दे दिया था, क्योंकि वो टेस्टिंग फुटेज दुनिया की नजरों से शायद बच गई हो। लेकिन अमेरिकन्स जो हर समय सोवियट्स पर नजर रखा करते थे, उनके जहन में यह हमेशा के लिए दर्ज हो चुका होगा कि रशियन स्पेस एजेंसी इज नॉट समथिंग टू मेस विद। खैर, रशियन स्पेस एजेंसी की 60 साल से भी लंबी हिस्ट्री में ऐसे और भी कई किस्से कहानियां दर्ज हैं जिनको अब तक टटोला नहीं गया है। सो क्या लगता है आपको, क्या रशिया का इन सीक्रेट रिपोर्ट्स को पब्लिक के सामने उजागर ना करना किसी भविष्य में घटने वाली अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि रशिया का इन सीक्रेट मिशंस के रिजल्ट्स को छुपाना अर्थ या स्पेस में घटने वाले किसी तीसरे महायुद्ध की चेतावनी की तरह हो सकता है। वेल, आपका इस पर क्या विचार है? लिखिए अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आगे आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। विद दैट सेड फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।